हेलो एवरीवन, वेलकम। इस चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर और इस चैप्टर को लिखा है आर.के. लक्ष्मण ने। वैसे आज मैं ये जो तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ, ये जो तुम्हें चैप्टर समझाने वाला हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मजेदार कहानी में हम एक कुक यानी कि एक बावर्ची के बारे में जानेंगे जो अपने मालिक को बहुत सारी कहानियां सुनाता था। और ये जो बावर्ची है ना, इसका नाम है ईश्वरन और इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे, अच्छा भैया समझ में आ गया, ये जो बावर्ची था, ये जो कुक था, इसका नाम ईश्वरन है, लेकिन इसके मालिक का नाम क्या था जिसे ये स्टोरी सुनाता था? तो इसके मालिक का नाम था महेंद्र। ये दोनों नाम बिल्कुल भी तुम लोग गलती से भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईश्वरन कौन है? ईश्वरन बावर्ची है और महेंद्र कौन है? वो मालिक जिसे ये कहानी सुनाता है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये स्टोरी ना कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है गणेश और इस कैरेक्टर का तुम्हारे पूरे स्टोरी में कोई काम नहीं है, ये बस तुम्हारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आता है। ये जो गणेश है ना, ये महेंद्र के साथ ही काम करता है और इसलिए महेंद्र का काफी अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे जो महेंद्र है ना, वो गणेश को बता रहा है कि उसके साथ एक बार क्या हुआ था। आखिर महेंद्र गणेश को किस चीज के बारे में बता रहा है वो हम आगे स्टोरी में जानेंगे। तुम सब पहले ये जान लो कि जो महेंद्र था ना, वो जूनियर सुपरवाइजर का काम करता था और महेंद्र जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का काम ही यही था कि वो अलग अलग साइट्स पे अलग अलग सुपरवाइजर्स को हायर करते थे। आई नो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, इजी में समझाता हूँ। ये जो कंपनी थी ना, ये अलग अलग जगह जैसे कि फैक्ट्रीज हो गए, ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, ये सबके कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग सुपरवाइजर्स को हायर करती थी। महेंद्र भी एक जूनियर सुपरवाइजर ही था और तुम सबको इतना तो पता ही होगा कि जो सुपरवाइजर होते हैं ना, उनका काम होता है कि साइट पर काम देखना, जैसे कि काम सही से हो रहा है या फिर नहीं, जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल्स यूज हो रहा है या फिर नहीं, जैसे कि सीमेंट, प्लास्टर, ईटा वगैरह, और कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हो रहा। ये सब चीज देखने का काम होता था जूनियर सुपरवाइजर का और यही सारी चीजें महेंद्र भी देखता था क्योंकि वो भी एक जूनियर सुपरवाइजर था। और इसलिए महेंद्र को ना अपने ऑफिस के ऑर्डर से अलग अलग लोकेशंस पे जाना पड़ता था। अब ऑब्वियसली देखो, अलग अलग साइट्स पे काम होगा तो उसे अलग अलग जगह तो जाना ही होगा। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर तुम सुपरवाइजर हो तो जिस शहर में तुम रह रहे हो उसी शहर में तुम्हें काम मिले। तुम्हें काम के पर्पज से अलग अलग जगह तो जाना पड़ ही सकता है। तो इसलिए महेंद्र को कभी कभी कोल माइनिंग एरिया पे जाना पड़ता था, कभी रेलवे कंस्ट्रक्शन एरिया पे जाना पड़ता था, कभी ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ता था। और वैसा ही इस बार भी होता है। जो महेंद्र होता है ना, उसे एक केमिकल प्लांट साइट पे भेजा जाता है और ये जो एरिया था ना, ये काफी आउटस्कर्ट में था, यानी कि ऐसे जगह पे थी जहाँ पे आसपास ज्यादा चीजें नहीं थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह तो भूल जाओ, बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी नहीं थी। लेकिन देखो, जो महेंद्र था ना, वो तो था अकेला लौंडा, यानी कि बैचलर था। यानी कि महेंद्र की ना तो शादी हुई थी, ना ही उसके बच्चे थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, शादी से पहले बच्चे भी कैसे ही हो सकते हैं। आई मीन हो तो सकते हैं, बट उसको साइड रखते हैं। देखो, क्योंकि महेंद्र बैचलर था ना, तो उसकी तो जरूरत थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए महेंद्र को जहां पर भी काम मिलता था वो सीधा झोला उठाकर निकल जाता था। उसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आज तक तो नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ होने वाला था। जो महेंद्र था ना, वो हर तरह के मुश्किल हालातों में भी एडजस्ट कर लेता था, चाहे उसे गवर्नमेंट के बिल्डिंग में रहना पड़े जहां पर बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी नहीं हो, या फिर चाहे उसे पत्थर के खदानों में रहना पड़े, या फिर जंगल के बीच में रहना पड़े। महेंद्र को आज तक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उसे तो बिल्डिंग की भी जरूरत नहीं थी, अगर उसे बस टेंट मिल जाए ना, तो वहीं पे अपना पूरा टाइम बिता सकता था। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो महेंद्र था ना, वो हर जगह पर एडजस्ट कर लेता था। और उसके पास ना एक बावर्ची भी था जिसका नाम था ईश्वरन। और जो ईश्वरन था ना, वो महेंद्र के लिए एक एसेट था। एसेट का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें इजी में समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और इस 1 करोड़ से या तो तुम घर या जमीन ले सकते हो, या फिर तुम एक BMW कार ले सकते हो। तो अगर तुम उस 1 करोड़ से घर या जमीन लेते हो ना, तो वो तुम्हारा एसेट हुआ, क्योंकि 10 साल बाद उस जमीन का तुम्हें 2 गुना या 10 गुना वैल्यू मिलेगा। लेकिन वहीं अगर तुम 1 करोड़ का BMW कार ले लेते हो ना, तो 10 साल बाद पता है क्या होगा? उस 1 करोड़ का BMW का वैल्यू 10 लाख से भी कम हो जाएगा। तो ये जो BMW कार हुआ ना, ये लाइबिलिटी हुआ। तो आई होप सो तुम्हें एसेट और लाइबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो ईश्वरन था ना, वो महेंद्र का एक एसेट था। पता है, बिल्कुल ऐसे ही जो ईश्वरन था ना, वो मेरा एसेट था, क्योंकि वो बिना किसी शिकायत के मेरे साथ हर जगह जाता था। और तो और वो मेरे लिए खाना बनाता था, कपड़े भी धोता था और रात में साथ बैठकर बहुत सारी बातें करता था। जो ईश्वरन था ना, उसके पास बहुत सारी कहानियां थी जो वो रात को मुझे सुनाया करता था। और पता है, ईश्वरन के पास ना एक गजब का टैलेंट था। वो ऐसी जगह पर भी सब्जियां और खाने का सामान ला सकता था जहाँ दूर दूर तक कहीं दुकान भी नहीं होती थी। ईश्वरन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितने भी सुनसान जगह पर हो, चाहे वो जंगल के ही अंदर क्यों ना हो, या फिर वो कहीं रिमोट एरिया या फिर रेगिस्तान के बीच में ही क्यों ना हो। जो ईश्वरन था ना, वो 1 घंटे के अंदर ही कहीं से भी खाना ढूंढ कर लेते आता था।
अगर वो जंगल में रहता था तो उसे कहीं जंगल से खाना मिल जाता था, अगर वो रेगिस्तान के बीच में रहता था तो उसे रेगिस्तान से खाना मिल जाता था। पता है इस बार जहाँ पर मुझे भेजा जाता है ना, वहाँ पर मुझे एक जिंक सीट का घर मिलता है। वो पूरा घर जिंक सीट का ही बना हुआ था, वो कोई पक्का या कच्चा घर नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हेलो, मैं हूँ ईश्वरन। सर देखो मैं कैसे 1 घंटे के अंदर ताजे ताजे सब्जियों से खाना बना दूंगा। और सच में जो ईश्वरन होता है ना, वो खाना बना भी देता है। देखो जो महेंद्र था ना, वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करके अपने काम पे चला जाता था और अपने साथ कुछ खाना भी लेकर जाता था ताकि वो ऑफिस में लंच के टाइम खा सके। इसके बाद मैं हर रोज इस जिंक सीट वाले घर को साफ करता था, कपड़े धोता था और फिर बहुत सारे पानी अपने ऊपर डालकर घिस घिस के नहाता था। और तो और मैं प्रेयर भी गाते रहता था। और ये सब करते करते दोपहर के खाने का टाइम हो जाता था और फिर मैं खाना खाने के बाद एक तमिल राइटर का बुक पढ़ता था। और ये बुक बहुत बड़ी होती थी, कई 100 पेजेस की बुक होती थी। और उस बुक के सुंदर डिस्क्रिप्शंस और थ्रिलर कहानियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मैं उन बुक्स में पूरा खोया रहता था। और पता है ईश्वरन का खुद का स्टोरी सुनाने वाला स्टाइल भी बिल्कुल उस तमिल बुक जैसा ही था। जब वो छोटी से छोटी चीज भी सुनाता था ना, तो उसमें सस्पेंस और थ्रिल डाल देता था, बिल्कुल साउथ इंडियन मूवीज जैसा। तुमने साउथ इंडियन मूवी तो देखा ही होगा ना। जैसे मान लो ईश्वरन को किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है तो वो कैसे करेगा, तो वो कुछ ऐसे करता था। पिघलती हुई आग है वो, जंगल का अधमरा शेर है वो, गैस चूल्हे की आग है वो, बिजली का झटका देकर दुश्मन को उड़ा दे वो, सुनसान रातों की अंधेरा है वो, तुम्हारे फूफा के बकरी की बच्चे की मूत है वो। ये तो मेरा एग्जाम्पल था। खैर तुम्हारे बुक में भी एक एग्जाम्पल गिवन है। जैसे मान लो ईश्वरन को ना हाईवे पे एक टूटा हुआ पेड़ दिखा है, तो ईश्वरन उस पेड़ को सिंपल डिस्क्राइब नहीं करता था, बल्कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्राइब करता था। कुछ इस तरह से, हाईवे बहुत सुनसान था और वहाँ पर मैं अकेला चल रहा था। तभी अचानक से मुझे एक बड़ा सा बुसी जानवर दिखाई देता है और वो बुसी जानवर सड़क पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और मुझे लगता है कि इससे पहले कि मेरी मूत निकल जाए मुझे वापस भाग जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके उस बुसी जानवर के पास जाता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि वो तो जानवर है ही नहीं, वो तो एक टूटा हुआ पेड़ है जिसकी सूखी डालियां फैली हुई थी और वो बिल्कुल जानवर जैसा दिखाई पड़ रहा था। और पता है महेंद्र को ना कहानी सुनने में बहुत मजा आता था। वो अपनी कैनवस की चेयर पर लेटकर आराम से ईश्वरन की कहानी सुनते रहता था। और अब तक महेंद्र ने ना कभी भी ईश्वरन से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, यानी कि उससे ये नहीं पूछता था कि तुम्हारी कहानी में ये ऐसा क्यों है या फिर वो ऐसा क्यों है, कभी भी नहीं। महेंद्र चुपचाप अपनी कैनवस की कुर्सी पे बैठकर ईश्वरन की कहानी सुनते रहता था। और ईश्वरन जब भी कहानी सुनाता था ना, तो उसमें वो अपने गांव के बारे में एक ना एक बार जिक्र तो जरूर करता था। सर पता है मेरा गांव ना टिम्बर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और मेरे गांव में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और उन जंगलों में बहुत तरह की लकड़ियां मिलती है और उस जंगल के जो एलिफेंट्स हैं वो उन लकड़ियों के गट्टे को लोरीज में डालते हैं और उन एलिफेंट्स को महुत्स कंट्रोल करते हैं। महुत्स वो लोग होते हैं जो एलिफेंट्स को संभालते हैं और उनका टेक केयर करते हैं। लेकिन हमारे गांव के जंगलों के जो एलिफेंट्स हैं ना, वो बहुत बड़े और बहुत ताकतवर हैं और अगर वो एलिफेंट्स गुस्सा हो जाए ना, तो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड महुत्स भी उन एलिफेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और पता है सर, जिसका डर था ना वही होता है। उन हाथियों में से एक बड़ा सा पागल हाथी टिम्बर यार्ड से भाग जाता है। वो हाथी जंगल को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, लेकिन जंगलों के रास्ते गांव भी आ जाता है। झाड़ियों को कुचलता हुआ और जंगली बेलों को तोड़ता हुआ वो हमारे गांव तक पहुंच जाता है। वो हाथी आगे जो कुछ भी आ रहा था ना, सबको तबाह करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। इस वक्त स्टोरी सुनाते सुनाते जो ईश्वरन होता है ना, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो तुरंत खड़ा होता है और गुस्से वाला हाथी जैसा बिहेव करने लगता है, यानी कि बिल्कुल हाथी की तरह कूदने लगता है और फिर अपने पैर को जमीन पे पटक पटक कर एकदम हाथी की तरह बिहेव करने लगता है। और फिर ईश्वरन बोलता है कि इसके बाद हाथी गांव में आकर रोड के किनारे जो स्टॉल्स लगे हुए थे ना, उन्हें तोड़ने लगता है। कुछ स्टॉल्स फलों के थे, कुछ मिट्टी के बर्तन के, वहीं कुछ कपड़ों के भी स्टॉल्स थे। हाथी के डर से गांव के जितने भी लोग थे वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हाथी एक स्कूल के ग्राउंड की तरफ भागते हुए जाता है। उस स्कूल ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बच्चे उस हाथी को दीवार तोड़कर उनके स्कूल ग्राउंड की तरफ आता हुआ देखते हैं, तो वो सारे बच्चे डर कर अपने स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर घुस जाते हैं। इस वक्त उस स्कूल के अंदर बच्चे और टीचर्स सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद ईश्वरन की कहानी और आगे बढ़ती है। जो हाथी होता है ना, वो बहुत देर तक उस स्कूल ग्राउंड में ही घूमते रहता है। वो हाथी फुटबॉल का गोल पोस्ट बर्बाद कर देता है, वॉलीबॉल का नेट भी फाड़ देता है और पानी के ड्रम तक को बर्बाद कर देता है। वो जो हाथी होता है ना, वो स्कूल ग्राउंड पे सब कुछ बर्बाद कर रहा था, चाहे वो फुटबॉल का गोल पोस्ट हो या फिर वॉलीबॉल का नेट हो।
हाथी सब कुछ तोड़फोड़ कर रहा था। और तो और जो टीचर्स थे वो डर से स्कूल के छत पे खड़े होकर बस हाथी को देखे जा रहे थे। ईश्वरन बताता है कि वो जो हाथी है ना वो स्कूल में बहुत ज्यादा हंगामा करता है। हाथी को देखकर जो बच्चे होते हैं वो स्कूल के अंदर क्लासरूम में भाग जाते हैं। जो हाथी होता है वो गोल पोस्ट, नेट और ड्रम सब कुछ खराब कर देता है। यहाँ तक कि जो हाथी होता है ना वो सारी झाड़ियां तक उखाड़ देता है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो छत पर चढ़कर ये सारी इंसिडेंट को देख रहे होते हैं। और स्कूल के छत से वो जो टीचर थे ना वो देखते हैं कि जो पूरा गांव है वो सुनसान हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि गांव के अंदर कोई है ही नहीं, क्योंकि देखो जितने भी गांव वाले लोग थे ना वो उस पागल हाथी के डर से अपने घर के अंदर घुस चुके थे, इसलिए पूरा गांव सुनसान दिख रहा था। और पता है सर, मैं उस वक्त ना उसी स्कूल में पढ़ाई करता था। मैं उस वक्त उस स्कूल में एक बहुत ही छोटी क्लास में था और मैं इस सारी इंसिडेंट को अपने स्कूल के छत से देख रहा था। और फिर पता नहीं अचानक से मुझे क्या होता है, मैं एक टीचर के हाथ से छड़ी को छीन लेता हूँ और फिर स्कूल के नीचे भाग जाता हूँ। हाथी बहुत ज्यादा गुस्से में था। जैसे ही हाथी मुझे देखता है वो एक पेड़ की डाली को तोड़ता है और दौड़कर मेरी तरफ आने लगता है। और तो और जो हाथी होता है वो अपनी सूंड को उठाता है और बहुत जोर से आवाज भी निकालता है। उस वक्त वो जो हाथी था ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था, लेकिन मैं किसी से भी डरने वाला नहीं था। मैं अपनी पूरी ताकत से उसके तीसरे पंजे के नाखून पे छड़ी मारता हूँ, जिससे जो हाथी होता है ना वो एक पल के लिए वहीं रुक जाता है और फिर वो हाथी वहीं पे कांपने लगता है और वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। इसके बाद जो ईश्वरन होता है वो अपने कहानी को आधे में ही छोड़ देता है और कहता है कि रुकिए सर, मैं अब खाना गर्म करके लाता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा। इस वक्त जो महेंद्र था जो कहानी को ध्यान से सुन रहा था वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और जब ईश्वरन किचन से बाहर आता है तो महेंद्र उसको कंटिन्यू करने को कहता है। जो ईश्वरन था ना वो बिल्कुल भूल गया था कि उसे आगे कहानी सुनाना भी है, लेकिन महेंद्र उसको याद दिलाता है और पूछता है कि आगे क्या हुआ। ईश्वरन, तूने कहानी को खत्म क्यों नहीं किया? आगे उस हाथी का हुआ तो हुआ क्या? कुछ नहीं सर, इसके बाद एक डॉक्टर आता है और हाथी को होश में लाता है और फिर 2 दिन बाद महुत्स आके उसे वापस जंगल ले जाते हैं। लेकिन ईश्वरन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने उस हाथी को गिराया कैसे? सर देखो, ये एक जापानीज आर्ट है, इसे कराटे या जुजुत्सु कहते हैं। मैंने इस जापानी आर्ट के बारे में एक जगह पढ़ा था। ये थोड़ी देर के लिए नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, कह सकते हो नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है, जिसके कारण कोई भी बेहोश हो जाता है। ईश्वरन ऐसा एक भी दिन नहीं छोड़ता था जिस दिन वो महेंद्र को सस्पेंस, हॉरर या थ्रिलर वाली कहानी ना सुनाए। चाहे कहानी सच हो या फिर नहीं हो, महेंद्र को कहानी सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता था। महेंद्र को कहीं ना कहीं अंदर अंदर पता था कि ये कहानी 100% सच तो नहीं होती है, बट फिर भी बस ईश्वरन की वजह से महेंद्र को टीवी की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद क्या होता है, एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन उससे पूछता है कि सर, आज कुछ खाने में टेस्टी बना दूं? आज बहुत ही ज्यादा खास दिन है। हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन भी है, आज के दिन ना आत्माओं के लिए बहुत अलग अलग तरह के टेस्टी टेस्टी खाने बनाए जाते हैं। उस रात महेंद्र बहुत टेस्टी खाना खाता है और तो और वो ईश्वरन की इस खाने की बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है। ईश्वरन, ये खाना ना बहुत ज्यादा टेस्टी है, तू एक बहुत अच्छा बावर्ची है। शुक्रिया सर। वैसे क्या आपको पता है कि आप जिस फैक्ट्री एरिया में काम करने जाते हैं ना वो पहले एक कब्रिस्तान था। बेसिकली यहाँ पे अचानक से जो ईश्वरन होता है वो बहुत ही अजीब कहानी बताना शुरू कर देता है। इस वक्त जो महेंद्र था ना वो शांति से खाना खाकर बहुत ही सुकून में था, लेकिन जैसे ही वो ईश्वरन की बातें सुनता है उसका सुकून खत्म हो जाता है। लेकिन ईश्वरन यहाँ पे नहीं रुकता है, वो आगे बताते हुए कहता है कि पता है सर, जब मैं आपके साथ पहले दिन यहाँ आया था ना तब मैंने रास्ते में एक इंसान की खोपड़ी देखी थी और पता है अभी भी चलते चलते मुझे कभी कभी रोड पे हड्डियां और स्केलेटन्स दिखाई देती है। और तो और यहाँ पे मैंने रात में भूत भी देखा है। लेकिन सर मैं डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा हिम्मत वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूतनी भी है। वो भूतनी सिर्फ आधी रात को फुल मून के टाइम ही आती है। उसका चेहरा सूखा हुआ होता है, बाल बहुत गंदे होते हैं और वो बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह दिखाई देती है। और तो और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी होता है। लेकिन अब महेंद्र से कंट्रोल नहीं होता है। वो ईश्वरन की बात बीच में काटते हुए कहता है कि ईश्वरन, तू बावड़ा हो गया है, पागल हो गया है, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब बस दिमाग का खेल होता है। तू ना एक काम कर, जाकर अपने पेट और दिमाग का इलाज करवा, क्योंकि तू बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है। इस दिन के बाद महेंद्र जो पहले हिम्मत वाली बातें करता था वो अब थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। हर रात वो अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की से बाहर झांकता है और ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं बाहर कोई छाया वगैरह तो नहीं है। वो बस ये यकीन करना चाहता था कि बाहर कोई भी अजीब साया नहीं है। लेकिन महेंद्र को सिर्फ अंधेरा दिखता था और दूर फैक्ट्री की चमकती रोशनी भी दिखाई देती थी। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता था। और पता है महेंद्र को ना फुल मून की रात में सफेद चांद को देखने में बहुत मजा आता था। लेकिन ईश्वरन की भूतनी वाली कहानी सुनने के बाद वो फुल मून वाली रात को बाहर देखना ही बंद कर देता है। बेसिकली अब महेंद्र की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, उसे रात को बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन फिर एक रात महेंद्र की नींद एक सिसकी वाली आवाज से टूट जाती है
पहले तो महेंद्र को ये लगता है कि ये कोई बिल्ली होगी जो चूहा पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी और ये उस बिल्ली की ही आवाज होगी। लेकिन ये जो आवाज थी ना, ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी और ये आवाज बिल्कुल भी बिल्ली जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज किसी और की है, क्योंकि ये आवाज बहुत ज्यादा गहरी थी। जो महेंद्र था वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहता था, इस डर से कि अगर उसे खिड़की के बाहर कुछ दिख गया तो उसका दिल एकदम से रुक जाएगा और वो वहीं मर जाएगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगता है। मैंने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। आसमान में फुल मून का टाइम था और बाहर एक सफेद सी रोशनी थी और थोड़ी ही दूर पर मुझे एक सफेद सा फिगर दिखाई दे रहा था और वो जो फिगर था ना, वो हाथों में एक छोटी सी चीज को पकड़े हुए था। मेरे डर से बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगे थे। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और जल्दी से बिस्तर में जाकर लेट जाता हूँ। मेरी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और मैं पूरा का पूरा पसीने से भीग चुका था। इसके बाद महेंद्र धीरे धीरे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगता है और ये सोचने लगता है कि उसने जो चीज देखा ना, वो असली नहीं हो सकती है। वो कोई भूत नहीं है, बल्कि वो चीज उसके दिमाग ने गढ़ा है। कई बार ऐसा होता है ना कि जिस चीज के बारे में तुम सोच रहे होते हो वही चीज तुम्हें कई बार दिखाई देने लगती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलने लगता है। इसलिए महेंद्र खुद को यकीन दिलाता है कि वो जिस भूत को देखा ना, वो भूत नहीं है, बल्कि वो उसके दिमाग का खेल है। इसके बाद सुबह होता है और महेंद्र उठकर नहाने जाता है और फिर नहाकर नाश्ता करने आता है। इस वक्त तक महेंद्र के दिमाग से रात वाली इंसिडेंट जा चुकी थी। उसके अंदर से डर खत्म हो चुका था। महेंद्र ने जैसे तैसे ही अपने आप को नॉर्मल कर लिया था। लेकिन इसके बाद जो चीज ईश्वरन महेंद्र से कहता है ना, उसकी वजह से महेंद्र का डर वापस आ जाता है। ईश्वरन महेंद्र से कहता है कि सर, आपका लंच पैकेट और बैग रेडी है। वैसे सर, आपको याद है मैंने एक भूतनी के बारे में आपको बताया था? वही भूतनी जो फुल मून के टाइम में आती है हाथ में बच्चा पकड़ के। कल रात आपने उस भूतनी को देखा ना? मैंने आपके रूम से सिसकियों की आवाज सुनी थी। ये सुनते ही महेंद्र की पूरी बॉडी में सर्दी सी दौड़ जाती है। वो ईश्वरन की बात को खत्म होने का वेट भी नहीं करता है और सीधा अपनी ऑफिस की तरफ भाग जाता है। वो ऑफिस जाकर अपना रेजिग्नेशन देता है और अगले ही दिन उस जगह को छोड़ के जाने का फैसला करता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो महेंद्र था ना, वो उस भूत से बहुत ज्यादा डर गया था। और इस तरह से जो कहानी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये यहाँ पे खत्म होता है। ये कहानी उस ईश्वरन नामक बावर्ची की है जो अपनी स्टोरी से महेंद्र को बहुत ज्यादा डरा देता है और एक रात महेंद्र सच में डर जाता है। तो इस तरह से अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।